हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अभी क्लास 11th वाले बच्चों का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है और 26 नवंबर को आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 26 नवंबर के हिंदी के एग्ज़ाम के पूरे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो में हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, इसलिए आप सभी पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको केवल 25 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, आइए बिना देरी के हुए हम 30 प्रश्न का आंसर की जानते हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो कम से कम 25 तो लगा ही ले। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद है। मतलब उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितनी भेद है, तो करेक्ट आंसर बताओगे 3 भेद है, यानी आपका 1 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न करें, अयोगवाह का अर्थ होता है, तो अयोगवाह का क्या अर्थ होता है। कह रहे योग रहने पर साथ हो, जो अयोग होकर साथ न हो, योग न होने पर भी जो साथ रहे, या जो योग होकर भी अयोग होकर भी साथ न हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग न होने पर भी साथ हो, वही क्या हो जाएगा, तो आपका ये अयोगवाह का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यंजनों के नीचे हल लगने का अर्थ क्या है। जो हलन थी ये लगा रहता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है व्यंजनों में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव, व्यंजनों में स्वर वर्णों का साथ है, या स्वर वर्णों में व्यंजनों का अभाव है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्यंजनों में हल के नीचे जब ये लगा रहेगा ना, तो इसका अर्थ होता है व्यंजनों में स्वर वर्ण है। ठीक है, यानी उसका साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 3 का बी नहीं होगा, पहले यहाँ पे ए होगा। ठीक है, कह रहा है व्यंजनों में नीचे अगर ये लगा रहेगा तो अर्थ क्या है, तो व्यंजनों में स्वर वर्णों का बिल्कुल अभाव है, मतलब अभाव नहीं है, क्योंकि अगर ये लगा दिए तो मतलब ये ऑलरेडी बता रहा है कि आधा है, मतलब लॉ आधा है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी मैंने बता दिया था। रियली सॉरी। आगे बढ़ती है और चौथा नंबर प्रश्न देखिए, यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि आगे नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन दंतोष्ठ का उच्चारण है। दंतोष्ठ का उच्चारण कौन हो जाएगा, दंत तथा होष्ठ से बोले जाएंगे उसे हम दंतोष्ठ कहेंगे। तो आपको पता है कि प जो है ये होंठ से बोले जाते हैं, लेकिन ब जो है या व या य, तो बताएंगे यहाँ पे। तो 4 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब जो है ये दंत तथा होष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। ब नहीं, व जो है ये दंत तथा होष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, इसीलिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न आपसे से 5 नंबर प्रश्न पूछा है, स्र वर्ण के किन वर्णों के गोल मेल से बना हुआ है। मतलब किससे बना है, तलावी श, मतलब तलावी श के आधा श से और र से, या ये जो मूर्धन्य स होता है इससे, या दंती से के आधा से, या इससे। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, तलावी श के आधा स और प्लस र से क्या बना है, स्र बना है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा हम समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे देखिए होता है एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग केवल बहुत सारे यूट्यूब पर तो क्लास कराते ही, आंसर की कराते ही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न ला देते हैं और बस आंसर की बताते रहते हैं, हिंदी भी सही से नहीं पढ़ने आता रहता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप केवल मेरी बातों को समझेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो समझा कर तैयारी कराऊंगा, जिससे आपको भविष्य में भी काम है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा कैसा छंद है, दोहा किस प्रकार का छंद है, तो दोहा जो हो जाएगा यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक है, तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 8 नंबर प्रश्न देखिए, पहले 8 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो उसे कौन सा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसका 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर व्यंजन शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रृंगार रस का अस्थायी भाय क्या है।
अस्थाई भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा रति। क्या बताओगे, रति बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे से कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछे तो क्या हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है। क्या हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है, यह क्या है, तो शुद्ध वाक्य है। मतलब आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है, ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है ही नहीं। उसका बेटा बड़ा लजीज है, ये तो गलत ही हो जाएगा, मतलब शुद्ध वाक्य है ही नहीं। उनकी बेटी परख बुद्धि शक्ति प्रशंसा योग्य है, ये भी नहीं है। तो यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पुलाव बहुत लजीज है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 11वां प्रश्न कर रहे हैं, तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है, तो तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कर रहा है, प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है, प्रसून जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा फूल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए कह रहा है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है लापता होना। क्या होगा, लापता होना, मतलब आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूलर का फूल कभी भी दिखता नहीं। ठीक है, और ऐसे हम लोग कहावत सुने हुए हैं अपनी दादी के मुंह से, दादा के मतलब बुजुर्गों के मुंह से, कि जिसने गुलर के फूल को देख लेगा वो बहुत अमीर हो जाएगा इस धरती पे। ठीक है, हालांकि कोई देख नहीं पाता गुलर की फेल पे, इसके लिए बहुत सारे लोग, जब दादी कहानी कहती है तो ये काल्पनिक कहानी है या सच्ची घटना पे कहानी, ये नहीं बता सकता, लेकिन कहा जाता है कि लोग बहुत सारे जब ये बातों को सुना कि हाँ गुलर के फूल देखने से इंसान धनी हो जाते, तो गुलर के पेड़ पे रात रात भर उसने गुजार दिया कि मैं उसको देख लूँ, फिर भी नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न करें, ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनैतिहासिक होगा या अनैश्वर्य होगा या अक्षरवाद होगा या ऐश्वर्य होगा। तो 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका पहले हो जाएगा सी अनैतिहासिक। ठीक है, बिल्कुल आपका सी सही आंसर है। 15वां प्रश्न ये कह रहा है प्रत्युपकार में कौन सा, प्रत्युपकार में कौन सा समास है, तो प्रत्युपकार में जो समास हो जाएगा ये पहले, ये कौन सा समास हो जाएगा, तो अविभाव समास हो जाएगा, यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन शीर्षक पाठ एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक वितान से आपकी पाठ्य पुस्तक में सभार संकलित है। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर या मेरी वियतनाम यात्रा, एक दीक्षांत भाषण या भोगे हुए दिन। तो आपके 16वां प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम बेजोड़ गायक लता मंगेशकर, ये जो है एनसीईआरटी के कक्षा 11वीं की पुस्तक से वितान की पुस्तक में, मतलब जो वितान आपका पुस्तक उसमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न क्या, चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा है। चलचित्र जो आपका पाठ है इसके यह कैन है, यानी गद्यखंड की कौन सी विधा है या कहाँ पदखंड की कौन सी विधा है, कविता है, कहानी है, निबंध है या डायरी है। तो ये चलचित्र जो हो जाएगा ये पहले क्या है, तो यह गद्यखंड की कहानी विधा है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न पहले आपसे क्या पूछा हुआ, 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन शीर्षक पाठ है एनसीईआरटी की कक्षा, अच्छा ये अभी जस्ट बता रहे थे 17वां प्रश्न भी बता दे। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा था। 18वां प्रश्न कह रहा है भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था। भोला पासवान शास्त्री का जो जन्म है यह किस राज्य में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में हुआ था, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर 19वां प्रश्न देखिए कह रहा है विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान यात्री प्रायः किस दर्द के शिकार हो जाते थे, मतलब जब भी वो विमान यात्रा मतलब प्लेन से यात्रा करते थे, हवाई जहाज से यात्रा करते थे, तो प्राय मतलब हमेशा भोला प्रसाद शास्त्री जो था यह किस दर्द के शिकार हो जाते थे, पैर दर्द के, पेट दर्द के, दांत दर्द के या कान दर्द के। तो 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पेट दर्द के। क्या बताओगे, पेट दर्द के। आगे बढ़िए और 20वां प्रश्न पूछा हुआ है झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है पहले, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से 21वां प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशों प्रति या जातीय उत्थान के लिए अंतर व्यवस्था की झलक दिखाई पड़ती है। तोड़ती पत्थर में या गालिब में या जगन्नाथ में या भाग्य दुर्दशा में, भारत दुर्दशा में। तो यानी 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा भारत दुर्दशा में, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 22वां प्रश्न देखिए कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का बखान किया गया, मतलब चर्चा किया गया। तो 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा निर्गुण रूप का। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले
और यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कर प्रहार हाँ कर पढ़हु यह जो है यह कह रहा है कि भार नहीं यह तो प्यार, यह शीर्षक किस पाठ की पंक्ति है? झंकार की, तोड़ती पत्थर की, बहुत दिनों के बाद की, या जगन्नाथ के? तो आपके 30 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर के। क्या बताओगे? तोड़ती पत्थर के। आगे बढ़ती है और 24 नंबर प्रश्न देखिए पहले कह रहा है कि भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारत तेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों आमंत्रित करते हैं? तो युद्ध करने के लिए, रोने के लिए, भाग चलने के लिए, या आत्महत्या करने के लिए? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोने के लिए, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने पर कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में था? यानी खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने में बड़े पैमाने पर इस पर कार्य कब किया जा रहा था? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, भक्तिकाल युग में, या आदिकाल युग में? तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्विवेदी युग में। ठीक है, पहले 25 प्रश्न का ही जवाब देना रहता है, तो आप लोग मतलब अब तक मैं 25 प्रश्न बना दिए, तो शुरुआत की 25 प्रश्न का जवाब आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, या 5 प्रश्न आइए और भी बता देता हूँ, जिससे आपको जो मन हो 30 प्रश्न से 25 प्रश्न बना दीजिएगा स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए करें, कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठाने की बात करते हैं? मतलब कवि मैथिली शरण जो है यह आघातों की चिंता किए बगैर किसको ऊंचा उठाने की बात करता है? तंत्री को, झंकार को, संसार को, या सूत्रियों को? तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा झंकार को। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है नरसिजी का मायरा शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? नरसिजी का मायरा जो है यह शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? तो 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मीराबाई की यह रचना है, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? मीराबाई की तुलना जो है ये भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? गोदा अंडाल से, या ललद पद से, या ए और बी दोनों से, या विधोत्तमा से? तो आपके 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लल पद से। ठीक है, तो बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारे यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न के बाद 29-30 प्रश्न मेरे पास नहीं है। ठीक है, मतलब 2 प्रश्न हमारे पास है ही नहीं, तो कोई ना, मैंने आप सभी को पूरे 28 प्रश्न की तैयारी करा दी है। आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे देखेंगे तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे डाउनलोड करेंगे, और सब्जेक्टिव प्रश्न और क्वेश्चन पेपर आंसर की सब कुछ कैसे डाउनलोड करना है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले क्लास 11th के हिंदी के क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए सेकेंड टर्म का आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है, सिंपल से सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और चैनल के नेम को सर्च करना है BSEBCAR। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप सभी देखिए, आप सभी को BSB अपडेट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे बिहार बोर्ड 11 सेकेंड टर्म एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आंसर की देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा यहाँ पे अगर क्योंकि पोस्ट बार बार अपडेट होते रहते तो हो सकता है नीचे चला जाए, इसलिए आप लोग डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, और जैसे ही नीचे आइएगा तो आप लोगों को क्लास 11th का एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड 11th हिंदी सेकेंड टर्म एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर। तो सिंपल से क्या करना, इस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यदि आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इस फोटो पे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो बहुत सारा अपडेट हो गया, सारा चीज़ मिलता रहेगा। यहाँ पे एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आंसर की देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का अभी जस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आकर देखिएगा, अगर अपलोड ना रहे सब्जेक्टिव तो पेज को बार बार रिफ्रेश कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी दिख जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।